हेलो एवरीवन, कैन आईक्यू एकेडमी पर स्वागत है आप सभी का। सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 8 जुलाई 2026। 8 जुलाई 2026 में हम करंट्स के बारे में बात करेंगे। यह जो करंट हैं सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपीएससी परी, एसएससी, सीजीएल के जो एग्जाम हो गए, साथ ही स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। बात करें पहली जो खबर है करंट में हमारी, उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह आईजीई का 9वां सत्र आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आयोजित किया गया है। सबसे पहले ये याद रखना है हमें, उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर जो अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ, इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? जिनेवा में आयोजित हुआ है। याद रखें कब से आयोजित हुआ? 6 से 8 जुलाई 2026 के मध्य आयोजित हुआ। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने 90 सत्र की अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी परीक्षाओं के लिए। भारतीय प्रतिनिधि उपभोक्ता मामले के विभाग के सचिव निधि खरे ने इस सत्र की अध्यक्षता की। इसका नाम भी याद रखें, निधि खरे। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव हैं निधि खरे। ठीक है, इसके आयोजक का नाम याद रखें। इसके आयोजक जो हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित किया गया है। स्थान कहाँ है? जिनेवा स्थित पैलेस डेंस नेशन। इस जगह को याद रखें, पैलेस डेंस नेशन। प्रमुख आकर्षण की बात करें तो इस सत्र में उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों का शुभारंभ किया गया। इस सत्र में उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र के जो सिद्धांत है उनका शुभारंभ हुआ है। आगे हम देखेंगे सिद्धांत क्या है। डिजिटल बाजार सतत उपयोग। ठीक है, सरसा के जो विषय रहे हैं यहाँ पर, डिजिटल बाजार सतत उपयोग, सीमा पार, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता शिक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। उपभोक्ता अधिकार हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करें डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण यानी कि डिजिटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जिनेवा में आयोजित 90वें सत्र में भारत ने निम्नलिखित डिजिटल सुधारों पर जोर दिया है। भारत ने किन किन डिजिटल सुधारों पर जोर दिया है, यह हमें इंपॉर्टेंट लगा के याद रखना है। यहाँ पर भारत ने जोर दिया है डार्क पैटर्न पर रोक। डार्क पैटर्न क्या है इसको समझेंगे। ई कॉमर्स कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली तकनीकी जैसे छिपी हुई फीस या गलत विज्ञापन को रोकने के लिए सशक्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो डार्क जो पैटर्न होता है, डार्क मतलब छिपा हुआ ऐसा पैटर्न होता है जिसमें ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को गुमराह किया जाता है, तो उनको रोकने के लिए सशक्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनको याद रखना है। ई कॉमर्स और सीमा पार सुरक्षा के बारे में बात करें, डिजिटल बाजार में उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन चलाया जाएगा। सतत उपयोग सस्टेनेबल कंपनसेशन की बात करें तो उपभोक्ताओं को पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए नवाचार और शिक्षा को बढ़ावा देना है। भारत की डिजिटल क्रांति यानी कि ई जागृति पहल के बारे में देख लेते हैं हम। उपभोक्ता संरक्षण को डिजिटल युग में नई पहचान दी है। भारत द्वारा एक साइट बनाई गई है और ऐप दिया गया है। यहाँ पर हर कोई उपभोक्ता या ग्राहक जो पीड़ित होता है वहाँ यहाँ जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसके बारे में देखते हैं। ई जागृति पहल की जो विशेषता है, एंड टू एंड डिजिटलीकरण, शिकायत दर्ज करने के लिए ओटीपी आधारित पंजीकरण से लेकर अंतिम आदेश तक पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध है। इसको याद रखना है। अब कहाँ कैसे उपलब्ध है? ऑनलाइन उपलब्ध है। वर्चुअल सुनवाई होगी। उपभोक्ता को शारीरिक रूप से अदालत जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वे हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। वर्चुअल सुनवाई का सिस्टम आ गया है। इसको याद रखना है। एआई और आधुनिक तकनीक की बात करें तो एआई आधारित केस विश्लेषण, वॉइस टू टेक्स्ट दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए और बहुभाषी इंटरफेस जैसी सुविधा मिलेगी। मतलब इसका मतलब समझें, एआई केस विश्लेषण होगा यहाँ पर, वॉइस टू टेक्स्ट यानी कि दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए। ठीक है, और बहुभाषी, मान लो कोई हिंदी भाषा जानता है और अदालत में सुनवाई इंग्लिश में हो रही है तो वहां पर अनुवादी मिलेगा, बहुभाषी इंटरफेस जैसी सुविधा मिलेगी। प्रभावी परिणाम की बात करें 13 नवंबर 2025 तक इस पोर्टल ने 1.30 लाख से अधिक मामले दर्ज किए हैं और लगभग 1.27 लाख मामलों का निपटारा किया गया है। मतलब बहुत फास्ट चल रहा है, स्पीड से त्वरित सुनवाई हो रही है यहाँ पर। इसको याद रखना है। एनआरआई के लिए एक वरदान की तरह काम करते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय एनआरआई को बिना किसी भारत में आए, मतलब भारत में आए बिना
ठीक है? आए बिना अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। ये जो आप कंप्यूटर अगर और लैपटॉप वगैरह में खोलेंगे इस साइट को तो इस तरह का दिखा विजुअल दिखाई देगा, और साथ में मोबाइल में यदि खोलेंगे तो इस तरह का विजुअल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जाकर के आप अगर पीड़ित हैं तो यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ई जागृति पहल के प्रमुख जो लाभ क्या हैं। इसमें पारदर्शिता, उपभोक्ता अपने केस की रियल टाइम ट्रैकिंग एसएमएस और ईमेल द्वारा कर सकते हैं। अगर आपने शिकायत यहाँ पर दर्ज की है, इसके लिए आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं इसमें एसएमएस और ईमेल द्वारा। ठीक है? इसको याद रखें। दक्षता फाइलों के बोझ और कागजी कार्रवाई में भारी कमी होगी। ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद में फाइलों और कागजी कार्रवाई की जो प्रोसेस होता है उसमें भारी कमी हो जाएगी। सुगमता, दूर दराज क्षेत्रों में ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए न्याय तक आसान पहुंच बन जाएगी, यानी कि भारत के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति ही अगर इस तरह से भ्रामक विज्ञापनों या किसी व्यापारियों द्वारा पीड़ित हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का पूरा अवसर रहेगा। मेरे केस की जैसे ई जागृति उपभोक्ता केस ट्रैकिंग सिस्टम दिखाया गया है यहाँ पर। केस दर्ज कर लिया है, यहाँ पर समीक्षा होगी, उसके बाद फिर सुनवाई होगी, उसके बाद निर्णय होगा और आपका केस प्रगति पे है। अगली सुनवाई तारीख भी दिखाई जाएगी इसमें। आपके केस की स्थिति अपडेट की गई है, कृपया ई जागृति पोर्टल पर लॉगिन करें। इस तरह से आपको एसएमएस आता रहेगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होगा, ईमेल में प्राप्त होगा और एसएमएस में प्राप्त होगा। ठीक है? इतना यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें ई कॉमर्स उपभोक्ता संरक्षण नियम की बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स की बात करें। ये नियम उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लागू होते हैं जो भारतीय ग्राहकों को सामान बेचते हैं। मतलब ये जो नियम है उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लागू होते हैं जो भारतीय ग्राहकों को सामान बेचते हैं। कहाँ कहाँ लागू होंगे? अमेजन पे होंगे, फ्लिपकार्ट पे हो जाएंगे, ई कार्ट पे हो जाएंगे। मतलब भारत में जहाँ जहाँ अपन सामान खरीद सकते हैं वहाँ वहाँ सभी जगह इसके नियम लागू होंगे। रिटर्न और रिफंड की सुविधा मिलेगी। कंपनियां जायज़ रिटर्न स्वीकार करने से मना नहीं कर सकती हैं। अगर मान लो हमने कोई कपड़े मंगाए हैं, हमने कोई सामान मंगाए हैं, अगर वो सही सामान हमारे जो ऑनलाइन में बताया गया था इस तरह का जो सामान रियल में नहीं आया तो हम रिफंड कर सकते हैं। इसके लिए कंपनियां क्या कर सकती हैं? मना नहीं कर सकती। रिफंड प्रक्रिया स्पष्ट और समयबद्ध होनी चाहिए। ये कंपनियों को बताया गया है यहाँ पर इस सम्मेलन में। शिकायत निवारण, हर कंपनी को एक शिकायत अधिकारी यानी कि नियुक्त करना होगा, अनिवार्य है, जो 48 घंटे में शिकायत स्वीकार करेगा। ठीक है? 48 घंटे के अंदर शिकायत को स्वीकार करेगा। कैंसिलेशन चार्ज, अगर कंपनी खुद ऑर्डर को कैंसिल करने पर कोई शुल्क नहीं लेती हैं तो वो ग्राहक पर भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगा सकती हैं। अगर मान लो कोई ऑर्डर आपने कर दिया, मान लो फ्लिपकार्ट पे कर लिया, अमेजन पर कर लिया, और अब बाद में आपको 2 दिन के बाद में अगर ऑर्डर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। कीमतों में भेदभाव, समान परिस्थितियों वाले ग्राहकों के बीच में कीमतों में भेदभाव करना प्रतिबंध है। मतलब कोई सामान ऑनलाइन दिखाया जा रहा है, भले दिव्यांग हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, विशिष्ट नागरिक हो, उसके लिए समान प्राइस रहेगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर उत्पाद की जानकारी के बारे में विक्रेता को उत्पाद की एक्सपायरी डेट, ठीक है, एक्सपायरी जो डेट होती है वो बताएगा। मूल देश, कंट्री ऑफ ओरिजिन और रिफंड पॉलिसी की साफ जानकारी देनी होगी। डार्क पैटर्न गाइडलाइंस के बारे में बात करें, डार्क पैटर्न गाइडलाइंस होती क्या है? ठीक है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 13 प्रकार के डार्क पैटर्न को भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में रखकर प्रतिबंध किया है। कितने प्रकार के? इसको याद रखना है। 13 प्रकार के पैटर्न को इसमें रखा है, भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में रखा है। भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में रखा है। कौन कौन से? जैसे मान लो फॉल्स एजेंसी, फॉल्स एजेंसी जैसे होते हैं, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, इस तरह के आपने कई साइटों पे मैसेज देखे होंगे या कई साइटों पे आप गलत जगह चले जाते हो। ठीक है? तो वहां पर इस तरह के मैसेज आने लग जाते हैं। ये फॉल्स एजेंसी होती है। सिर्फ एक स्टॉक बचा है, इस तरह के सिर्फ 2 मिनट बचे हैं या सिर्फ एक स्टॉक बचा है जैसी झूठी सूचना देकर खरीदारी के लिए दबाव डालना, इसके लिए कार्रवाई होगी। इस पर प्रतिबंध लगाया है। ये मतलब 13 प्रकार के डार्क पैटर्न बताए गए हैं। बास्केट स्किनिंग, बास्केट स्किनिंग क्या होते हैं? चेकआउट के समय ग्राहक की जानकारी के बिना कार्ट में अतिरिक्त सामान या डोनेशन जोड़ देना। मान लो बास्केट में आपने कोई सामान खरीदा है, कई बार दुकानदार क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा सामान डाल के प्राइस को बढ़ा देते हैं या कोई डोनेशन जोड़ देते हैं उसमें। इस प्रकार का भी प्रतिबंध लगाना की बात की है। 13 प्रकार के डार्क पैटर्न में बताया गया है। पुश, ठीक है, पुश कंफर्मेशन, क्या आप वाकई इस ऑफर को जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मुझे पैसे बचाने पसंद नहीं है। इस तरह की भ्रामक
खबरें भी किसमें आती हैं? डार्क पैटर्न गाइडलाइन के अंदर आएगी। ग्राहक को अपराध बोधक महसूस कराना, जैसे कि नहीं, मुझे पैसे बचाना पसंद नहीं है। सब्सक्राइब करें, आसान है। कैंसिल करें, बहुत कठिन है। सब्सक्रिप्शन लेना आसान बनाना, लेकिन उससे कैंसिल करने की प्रक्रिया को बेहद कठिन बना देना। इंटरफेस इंटरफेरेंस, कोई विशेष ऑफर दिया जाता है, जैसे 50% छूट दी जाती है। विज्ञापन को बंद करने वाले एक्स बटन को इतना छोटा और छिपा हुआ बनाना कि ग्राहक की गलती से विज्ञापन पर क्लिक कर दें तो विज्ञापन सीधा साइट पे लेके चला जाता है। इस तरह से ये डार्क पैटर्न होते हैं। इसमें 13 प्रकार के डार्क पैटर्न्स बताए गए हैं। ये भ्रामक खबरें होती हैं। डार्क डार्क पैटर्न क्या होता है? भ्रामक खबरें खबरें होती हैं। इतना समझ के चलना है हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको इंडोनेशिया में जो सर्वोच्च सम्मान मिला है, कौन सा? पीतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया की जब यात्रा पर गए तो यहाँ पर कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो बीतांग आदिपूर्णा दिया गया है। सम्मान का नाम बीतांग आदिपूर्णा। ठीक है। प्रदानकर्ता की बात करें तो यह सम्मान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रेबोवो सुबियांतो ने दिया है। प्रेबोवो सुबियांतो ने दिया है। महत्व, यह सम्मान प्राप्त करने वाले पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उनका 35वां अंतर्राष्ट्रीय राजकीय सम्मान है। ठीक है। इसको याद रखना है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले, ठीक है, पीतांग अन्नपूर्णा जो सम्मान मोदी जी को मिला है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज तक के जो सम्मान मिले हैं हमारे पीएम साहब को, वो टोटल कितने हैं? तो 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसको याद रखें। यात्रा का संदर्भ, प्रधानमंत्री मोदी 6 से 11 जुलाई 2026 तक 3 देशों यानी कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की राजनयिक यात्रा पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री अभी कहाँ हैं? हम यहाँ पर भारत में बात कर रहे हैं 8 तारीख को। अभी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से कहाँ जाएंगे? न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रमुख समझौते, इस यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सहित करीब 1 दर्जन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर भारत इंडोनेशिया के बीच में द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। और ठीक है, पीएम का बताया गया है कि पीएम को कितने सम्मान अभी तक मिले हैं? तो 35 सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक मिल चुके हैं। इतना याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़े। पीएम मोदी को मिले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 35 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इसको याद रखना है। रशिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इसको याद रखना है। भूटान में भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है भूटान द्वारा। कब दिया है? 2021 और 24 के बीच में दिया है। ऑर्डर ऑफ द रुख ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द रुख ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए थे। उस टाइम में जब इनको सम्मान मिला, भूटान द्वारा किसी भी विदेशी शासक को या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को दिया जाने वाला पहला सम्मान था भूटान का ऑर्डर ऑफ द रुक ग्याल्पो। फ्रांस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैन्य सम्मान है। इसको याद रखना है। फ्रांस का कौन सा है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इसको याद रखें। उसके बाद सऊदी अरब का याद रखें। किंग अब्दुल अजीज सेज, किंग अब्दुल अजीज सेज गैर मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मतलब गैर मुस्लिम को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान किसने दिया था? सऊदी अरब का। किसको मिला? माननीय प्रधानमंत्री मोदी को मिला। नाइजीरिया का 2024 में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर मिला है। नाइजीरिया का कब मिला? 2024 में। इसको नाइजर से कनेक्ट करके याद रखें। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। क्वीन एलिजाबेथ के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता थे नाइजीरिया में। इस तरह का सम्मान पाने वाले, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के बाद में पीएम नरेंद्र मोदी दूसरे नेता थे। मिस्र की बात करें तो ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल नदी कहाँ बहती है? नील नदी को नाइल नदी कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए वहाँ नाइल नदी के नाम पर मिस्र में सर्वोच्च सम्मान रखा गया है ऑर्डर ऑफ द नाइल।
ये दिया गया था। मिस्र की सर्वोच्च राजकीय यात्रा सम्मान 2023 में दिया गया था। यूएई की बात करें तो ऑर्डर ऑफ द जायद, इसका था यूएई, 2019 में दिया गया था। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट बात करें हम, जुलाई 2026 में इंडोनेशिया की यात्रा के प्रमुख रक्षा समझौते क्या क्या हुए हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो यात्रा हुई है, ठीक है। जुलाई 2026 में इंडोनेशिया यात्रा के प्रमुख रक्षा समझौते क्या हुए हैं, भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। इसे याद रखना है। मिसाइल आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा उद्योग सहयोग, रणनीतिक और सैन्य सहयोग में बढ़ावा मिलेगा। मिसाइल आपूर्ति की बात करें तो भारत इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की आपूर्ति करेगा। मतलब ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं इंडोनेशिया को देने जा रहा है इंडिया, इसको याद रखें। समुद्री सुरक्षा की बात करें तो हिंद महासागर और मलक्का जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का में सुरक्षित समुद्री व्यापार के लिए दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर काम करेगी और संयुक्त गश्त बढ़ेगी। मतलब हिंद महासागर के अंदर जो मलक्का जलडमरू मध्य है, वहां पर सुरक्षित समुद्री व्यापार के लिए दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं मिलकर काम करेगी और साथ ही गश्त का काम करेगी दोनों देशों की सेना मिलकर के। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो रक्षा उपकरणों और ईवी बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिज की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर समझौता हुआ है। हमने पहले बात की थी रेयर अर्थ एलिमेंट की, ठीक है, सॉरी, रेयर अर्थ एलिमेंट की, इनका क्रिटिकल मिनरल्स। उसके बाद में रक्षा उद्योग की बात करें तो दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक साझा करने और सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच में रक्षा तकनीक साझा करने और सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन पर भी सहमति बनी है। रणनीतिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, यह समझौते हमारे रणनीतिक साझेदारी को गहरा करते हैं और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि में योगदान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद में कहाँ की यात्रा, इंडोनेशिया की यात्रा के बाद में जाएंगे कहाँ, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का 3 देशों की यात्रा में दूसरा राज्य जो शरण है वो कहाँ का रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का रहेगा। कहाँ का रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का रहेगा। यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम की बात करें तो इंडोनेशिया से रवानगी 8 जुलाई शाम को होगी लगभग। ऑस्ट्रेलिया आगमन मतलब 8 जुलाई देर रात या फिर 9 जुलाई की सुबह यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे पीएम। आज हम 8 जुलाई में बात कर रहे हैं तो हो सकता है 8 जुलाई को देर रात पहुंच जाएं या सुबह फिर 9 तारीख में सुबह 9 बजे के आसपास में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मुख्य बैठकों की बात करें 9 और 10 जुलाई को 2026 को सिडनी और कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ में द्विपक्षीय वार्ता होगी। अगला पड़ाव कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पूरी कर 11 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ चले जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा यानी कि जुलाई 2026 के बारे में। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा यह। यात्रा के मुख्य एजेंडे की बात करें, ठीक है, तो मुक्त व्यापार समझौता होगा यहाँ पर। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई है, रक्षा और सुरक्षा की बात हुई है, प्रवासी और शिक्षा की बात हुई है। मुक्त व्यापार समझौते की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप देना, मतलब एक बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप देना ताकि द्विपक्षीय व्यापार जो होगा और अधिक गति मिल सके, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बढ़ावा देना, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाने की बात की है। अक्षय ऊर्जा की बात हुई है। अक्षय ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जो प्राकृतिक स्रोतों से बिजली जो उत्पादन होती है, विद्युत उत्पादित होती है, जैसे कि सौर ऊर्जा से, विंड से हो गई, ठीक है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में यहाँ पर चाइना का बढ़ते प्रभाव को रोकना है, समुद्री सुरक्षा करना है और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है ताकि व्यापार और आवागमन सुलभ बना रहे, आसानी से रहे उसमें। प्रवासी और शिक्षा की बात करें तो भारतीय छात्रों और पेशेवर के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाना है। शैक्षिक डिग्रियों की पारंपरिक मान्यता पर चर्चा भी की गई है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात यहाँ पे भी हुई, लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित सप्लाई चेन के लिए दीर्घकालिक समझौते
जो भारत के इलेक्ट्रिक वाहन ईवी मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब बात किसकी हुई है? लिथियम की बात हुई है यहाँ पर। और उसके बाद में इसकी कोबाल्ट की बात हुई है, तो ये किसमें? रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आते हैं। इसकी बात हुई है। क्वाड के बारे में मालाबार अभ्यास और क्वाड समूह के भविष्य के रोड मैप पर प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। क्वाड को लेकर भी वार्ता हुई है, यानी कि मालाबार अभ्यास और क्वाड समूह के भविष्य का जो रोड मैप बनाया जाएगा, इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के पीएम और मोदी जी के बीच में वार्ता हुई है। नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के संबंध में देखें, 10 से 11 जुलाई 2026 में 40 वर्षों में पिछले 40 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यहाँ पर न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। इसको याद रखना है, कितने पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड जाना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। मुक्त व्यापार समझौते की बात होगी, आर्थिक व्यापारिक विस्तार की बात होगी, सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध की बात होगी, रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात होगी, धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव की बात होगी। मुक्त व्यापार समझौते की बात करें, एफटीए अप्रैल 2026 में हस्तांतरित भारत न्यूजीलैंड एफटीए के कार्यान्वयन और पूर्ण लाभ उठाने पर चर्चा। न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों पर टैरिफ खत्म कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड के जो 95% उत्पाद जो ऐसे हैं जहां पर टैरिफ खत्म कर दिया जाएगा, इंडिया कह रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन पर सहयोग बढ़ाना, यानी कि सप्लाई चेन जो है उस पे काम करना है। धार्मिक और सामाजिक जुड़ा, प्रधानमंत्री द्वारा पापा तोता में स्वामी नारायण मंदिर जाने और माओरी प्रतिनिधियों से मिलने की संभावना है। यदि न्यूजीलैंड की बात करें तो प्रधानमंत्री पापा तोता में, मतलब न्यूजीलैंड में एक जगह है, हाँ, पापा तोता कौन सी जगह है? पापा तोता, वहां पर बना हुआ है स्वामी नारायण मंदिर बना हुआ है, और साथ ही वहां पर माओरी प्रतिनिधि, माओरी जाति रहती है, तो प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम भी हो सकता है। आर्थिक और व्यापारिक विस्तार की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार जो 2024 में लगभग 2.4 बिलियन डॉलर था, को बढ़ाने के लिए एक बड़ा भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री के साथ में है। सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध की बात करें तो ऑकलैंड में किया ओरा मोदी नामक एक विशाल सामुदायिक कार्यक्रम, जिसमें लगभग 3 लाख कीवी भारतीयों से संवाद करेंगे। यहाँ पर सांस्कृतिक संवाद की बात की गई है। ऑकलैंड में किया ओरा नामक विशाल सामुदायिक कार्यक्रम, इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किया ओरा मोदी क्या है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया जा रहा है। 3 लाख कीवी भारतीय, मतलब न्यूजीलैंड जो बाहर न्यूजीलैंड के अंदर भारतीय लोग रह रहे हैं, उनको संबोधित करने का प्रोग्राम है न्यूजीलैंड के अंदर। याद रखें। नेक्स्ट बात करें संजीव जैन। संजीव जैन उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो संजीव जैन को याद रखें। संजीव जैन, ठीक है, संजीव जैन को याद रखें। कहाँ राजदूत नियुक्त हुए हैं? उत्तर कोरिया में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा के आईएफएस के अधिकारी हैं। संजीव जैन को उत्तर कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, इतना ही याद रखें, इसमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सवाल बनेंगे। नेक्स्ट बात करें दिल्ली सरकार की नई पहल मिशन कायाकल्प। दिल्ली सरकार की जो नई पहल है मिशन कायाकल्प क्या है? सरकारी स्कूलों को आधुनिक, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत कब हुई है? शुरुआत जुलाई 2026 में हुई है। कहाँ लागू है? तो दिल्ली सरकार में। विशेष सुविधाएं क्या है यहाँ पर? दिव्यांग बच्चों के लिए सेंसरी पार्क का निर्माण किया जाएगा। स्पेस लैब्स का विकास किया जाएगा, यानी कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए सेंसरी पार्क का विकास किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। स्पेस लैब्स का विकास किया जाएगा। कार्यान्वयन मॉडल की बात करें तो यह अभियान जन भागीदारी जिला प्रशासन, मतलब लोगों की भागीदारी होगी, जिला प्रशासन की भागीदारी होगी, और शिक्षा विभाग की भागीदारी होगी, और सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड होता है के पहलों के सहयोग से चलाया जा रहा है। ठीक है, मुख्य जो उद्देश्य होते हैं सरकारी सॉरी, इसका जो मुख्य उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर स्मार्ट जो क्लासरूम है देना है। आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की बात की है, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं की बात की है, आरओ प्लांट्स की बात की है, और हरित परिसरों से लेस की बात करना इसमें
मतलब मिशन जो कायाकल्प है इसमें बात की गई है। महत्वपूर्ण नोट, मिशन कायाकल्प वर्ष 2026 में दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए शुरू किया गया है। इसको याद रखें। ऑपरेशन कायाकल्प एक अलग है, ऑपरेशन कायाकल्प है, इसको याद रखें। ठीक है, जूम करके देख लें आप वीडियो में, अगर विजुअल अच्छा नहीं दिखे आपको मोबाइल के अंदर। वर्ष 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदलने के लिए शुरू की गई एक अलग योजना है। तो ऑपरेशन कायाकल्प अलग है, मिशन कायाकल्प अलग है। ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश की योजना है, ठीक है। और मिशन कायाकल्प किसकी है? दिल्ली सरकार की योजना है। तो इसमें इतना मोटा मोटा अंतर याद रखना है। और दिव्यांग बच्चों के लिए सेंसरी पार्क विकसित का बात की गई है, और यहाँ पर स्पेस लैब्स के निर्माण की बात की गई है, और साथ ही यहाँ पर उन स्मार्ट स्मार्ट क्लासरूम बनाने की बात हुई है। आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी, आरओ प्लांट्स लगाए जाएंगे, हरित परिसरों से मतलब पेड़ परिसर के अंदर पेड़ पौधे लगाने की बात हुई है। सुजीत पांडे बने एसवी पीएनपीए हैदराबाद के नए निदेशक। इनको याद रखें। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 6 जुलाई 2026 को मंजूरी दी है। इनकी सुजीत पांडे की बात करें तो 1994 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है। कार्यकाल की बात करें, इस पद पर 31 जुलाई 2028 तक अपने सेवानिवृत्ति की तिथि से अगले आदेश तक। ठीक है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। ठीक है। इसमें ज्यादा याद रखने की बात नहीं है, यहाँ पर इतना डीपली प्रश्न नहीं बनेगा किसी भी एग्जाम में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात करें, स्थिरता पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन हुआ है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन जो हुआ है, कहाँ पर हुआ है? थर्ड ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी 2026 की बात करें तो स्थान कहाँ है? भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली। इसको याद रखना है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? भारत मंडपम में आयोजित होगा। भारत मंडपम कहाँ है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। कब से आयोजित होगा? 2 जुलाई से 5 जुलाई 2026 के बीच में 4 दिवसीय सम्मेलन है। उसका उद्घाटन कौन करेंगे? तेजवीर सिंह करेंगे। सचिव हैं ये तेजवीर सिंह जी। ठीक है। रासायन और पेट्रो रसायन विभाग के डीसीपीसी रासायन और उर्वरक मंत्रालय के आयोजक कौन है? तो ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो इनको याद रखना है। AIPMA और PPMA दोनों मिलकर के आयोजित कर रहे हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग स्थिरता पर तो सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें 2 भागीदार हैं। इस बार सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्लास्टिक संधि यूएन ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के मानकों के अनुरूप काम करने और कचरा बीनने वाले अनौपचारिक श्रमिकों को कानूनी व सामाजिक पहचान दिलाने पर विशेष बल दिया गया है। मतलब इस सम्मेलन में विशेष क्या बात है? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्लास्टिक संधि के अनुसार, ठीक है, अनुरूप कचरा बीनने वाले जो अनौपचारिक श्रमिक हैं, आपको कहीं भी किसी भी शहर में, छोटे मोटे शहरों में देखने को मिल जाते हैं। कट्टा लेके घूमते रहते हैं, वो प्लास्टिक बेच इकट्ठा करने का काम करते हैं। उनको कानूनी व सामाजिक पहचान देने पर विशेष बल दिया जाएगा। इससे मुख्य जो उद्देश्य की बात करें, प्लास्टिक कचरे को प्रभावी प्रबंधन करना है। अत्याधुनिक रिसाइकलिंग तकनीकों जैसे कि AI आधारित छटनी मशीन का प्रदर्शन करना है। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। रोजगार के अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट बात करें, AI आधारित रिसाइकलिंग तकनीक क्या है? ठीक है। AI एंड रिसाइकलिंग की बात करें तो प्लास्टिक कचरे की छटनी को पूरी तरह ऑटोमेटिक और स्मार्ट बनाने वाले आधुनिक तकनीक है, अत्याधुनिक तकनीक है। ठीक है। ऑप्टिकल सॉर्टिंग और कंप्यूटर विजन के माध्यम से ये काम करेगा। AI कैमरों की मदद से प्लास्टिक के प्रकार जैसे कि PET, HDPE, PVC और उनके रंगों को पलक झपकते ही अलग कर दिया जाएगा। AI ऑप्टिकल जो काम करेगा इसमें, ठीक है, AI के मदद से PET जो प्लास्टिक का प्रकार होता है, HDPE, PVC और उनके रंगों को देखकर ही AI पहचान लेगा ये कचरा किस प्रकार का है। रोबोटिक कचरा छँटनी होगी, हाई स्पीड रोबोटिक आर्म्स, ठीक है, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको आर्म्स, एल्गोरिदम का उपयोग करके कन्वेयर बेल्ट रिसाइक्लिंग योग्य प्लास्टिक को इंसानों से 10 गुना तेजी से सुनकर अलग करते हैं। इंसानों से 10 गुना तेजी से इसको सुन करके अलग से अलग कर देते हैं। AI सिस्टम
रिसाइकलिंग प्लांट में आने वाले कचरे की गुणवत्ता और मात्रा को पहले ही अनुमान लगा लेता है, जिसे रिसाइकलिंग प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाती है। कौन? सेंसर प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। सेंसर लगे हुए हैं इसमें। सेंसर के माध्यम से ये पहचान कर लेता है, अनुमान लगा लेता है, जिससे रिसाइकलिंग की जो प्रक्रिया है अधिक कुशल कुशल बनती है। नेक्स्ट बात करें भारत में प्लास्टिक, भारत के अंदर प्लास्टिक रिसाइकलिंग बाजार की विकास दर के बारे में बात करें। भारतीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग वर्तमान में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। भारत के अंदर रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में भारत सबसे आगे चल रहा है। बाजार का आकार देखें तो भारतीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग बाजार वर्ष 2030 तक लगभग $7 बिलियन यानी कि 58,000 करोड़ से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि $7 बिलियन की बात हुई। वार्षिक विकास दर की बात करें तो यह उद्योग 9% से 11% वार्षिक दर से लगातार आगे बढ़ रहा है, तो इसको याद रखें। 9% से लगा करके 11% प्रतिशत तक वार्षिक दर से ये ग्रो कर रहा है। मुख्य प्रेरक कारक की बात करें तो भारत सरकार की विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी, ठीक है, जो नीति है, और ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा रिसाइकलिंग की गई पैकेजिंग अनिवार्य उपयोग इस विकास की मुख्य वजह है। ठीक है। भारत में रिसाइकलिंग बाजार की विकास दर को याद रखें तो विकास दर लगभग कितनी है? अभी 9 से 11% तक की बात हुई है, और 2030 तक लगभग 7 बिलियन यानी कि 58,000 करोड़ से अधिक तक पहुंचाने का अनुमान लगाया गया है, तो इस अनुमान को याद रखें। नेक्स्ट बात करें ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का 125वां स्थान मिला है। ग्लोबल जो पासपोर्ट पासपोर्ट हैं, उसके इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 125वां स्थान है। 125वां स्थान है। इम्पोर्टेंट लगा करके याद रखें इसको। 2026 की बात हो रही है। ग्लोबल पासपोर्ट जो इंडेक्स आया है, तो भारत का कौन सा स्थान है? 125वें स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? नागरिकता सलाहकार फर्म ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा जारी की जाती है। तो इसको ग्लोबल पासपोर्ट पासपोर्ट जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको याद रखें। इसको नागरिकता सलाहकार जो फर्म है, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? 2026 में भारत का 125वां स्थान है। इसे याद रखें। इसमें कुल कितने देश हैं? कुल 197 देश हैं। इसमें भारत का 125वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 125वां स्थान है। मूल्यांकन के आधार की बात करें तो यह इंडेक्स सिर्फ वीजा एक्सेस को नहीं, बल्कि 3 प्रमुख स्तंभों पर काम करता है, यानी कि मापता है। गतिशीलता पर, वि- निवेश क्षमता को, और जीवन स्तर की गुणवत्ता। 3 मानक हैं। कौन कौन से मानक हैं? गतिशीलता है, निवेश क्षमता है, जीवन स्तर की गुणवत्ता है। इन्हें याद रखें। 3 मानक हैं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स को मापने के लिए। 3 आधार स्तंभ हैं: गतिशीलता, निवेश क्षमता और जीवन स्तर की गुणवत्ता। शीर्ष देश की बात करते हैं इस सूची में स्वीडन स्वीडन पहले स्थान पर काबिज है। ठीक है। ग्लोबल पासपोर्ट जो इंडेक्स है उस शीर्ष स्थान किसका है? तो स्वीडन का है। स्वीडन को भी याद रखें। वीजा फ्री एक्सेस, इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक वर्तमान में 26 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं, जैसे भूटान, नेपाल, जमैका। यानी कि भारत का जो पासपोर्ट है, अगर भारत का पासपोर्ट किसी भारतीय के पास में है, किसी नागरिक के पास में है, तो 26 देशों के विश्व में 197 देशों में से 26 देशों की यात्रा फ्री कर सकता है, जा सकता है। उस पर कोई रोक टोक नहीं लगेगी। वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, जमैका हो गया। इनको याद रखना है। तो भारत 125वें स्थान पर है, याद रखें, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट बात करें भारत का पासपोर्ट रैंक 2026। विभिन्न पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक और जानकारी। हेनली पासपोर्ट जो इंडेक्स है उसमें जुलाई 2026 में अपडेट की बात करें तो भारत की रैंक कौन सी है? 80वां। ठीक है। एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। भारतीय नागरिक 56 गंतव्यों में बिना पूर्व वीजा की यात्रा कर सकते हैं। यदि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। कौन सा है? 80वां स्थान है। 56 देशों में यात्रा कर सकते हैं। इस इंडेक्स में दुनिया के का सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो किसका है? सिंगापुर का है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर का है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें भारत की रैंक है 66वीं। ठीक है, तो इनको अलग अलग याद रखें। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है कौन? 66वीं है। हेनली में 80 है।
ठीक है? और ग्लोबल में 125 हैं। ग्लोबल में 125, हेनली में 80 और आर्टन में 65। नेक्स्ट बात करें भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान। ठीक है, किसी को वीडियो में अगर विजुअल अच्छा नहीं लगे, नहीं दिखे, मोबाइल छोटा होता है, स्क्रीन छोटी होती है, तो थोड़ा जूम कर ले, क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज करके देख लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख रहे हैं करंट में। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में बनेगा अत्याधुनिक इंडोर बोटेनिकल गार्डन। भारत का पहला इंडोर उद्यान है। किस तरह से बनाया जाएगा? इस तरह से बनाया जाएगा। ध्यान से देखें, ये कहाँ पर है? पटना में है। याद रखें, भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान है। कहाँ बनने जा रहा है? पटना में बनने जा रहा है। इस तरह का विजुअल दिखेगा आपको। सटीक स्थान यानी कि आधुनिक उद्यान पटना के जेपी गंगा पथ के किनारे विकसित किया जाएगा। कौन से जगह? जेपी गंगा पथ के किनारे विकसित किया जाएगा। प्रेरणा यानी कि मॉडल सिंगापुर के प्रसिद्ध गार्डन बाय द बे, गार्डन बाय द बे की तर्ज पर विकसित किया गया है। क्योंकि इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? सिंगापुर से ली गई है। कौन सा गार्डन का उदाहरण दिया गया है? सिंगापुर का। इसको याद रखें, गार्डन बाय द बे का उदाहरण दिया गया है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह प्रोजेक्ट लगभग 5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। निर्माण एजेंसी की बात करें तो बिहार राज्य पथ विकास निगम ने इसकी कार्य योजना तैयार की है और इसे प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। तकनीकी विशेषता की बात करें तो यह उद्यान चारों तरफ से बंद रहेगा और इसकी छत मजबूत होगी। टेम्पर्ड ग्लास या पारदर्शी प्लास्टिक होगी। इसके अंदर आधुनिक मौसम नियंत्रण तकनीक, ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल का इस्तेमाल होगा, जिससे बाहर के मौसम जैसे कड़ाके की धूप या ठंड अंदर के वातावरण पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर प्लास्टिक से कवर किया जाएगा इसको। ठीक है, पारदर्शी प्लास्टिक रहेगी या टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? साल के 365 दिन नियंत्रित तापमान में दुनिया भर के दुर्लभ और विदेशी पौधों का रक्षण करना है तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इनका जो उद्देश्य है, उद्देश्य वो याद रखना है। 365 दिन तक तापमान एक ही कंडीशन में रखना है और जिसमें दुनिया के दुर्लभ और विदेशी जो पौधे हैं उनका संरक्षण करना है और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट बात करें ट्री फेस्टिवल। ठीक है, ट्री फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। जनजाति कौन है? अपताने जो जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। स्थान कहाँ है? तो जीरो घाटी यानी कि जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी याद रखें कि जीरो वैली परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जीरो वैली कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। यह हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। देखें, इस तरह से ये फेस्टिवल आयोजित होता है। यहाँ पर आपको विजुअल में दिख रहा होगा। ठीक है, कृषि संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम होता है। उद्देश्य फसलों को विशेषकर धान की अच्छी पैदावार, कीड़ा मकोड़ों से सुरक्षित और समाज की समृद्धि के लिए पारंपरिक देवता की पूजा की जाती है। मतलब जो फसल जो होती, विशेषकर वहाँ अरुणाचल प्रदेश में धान की जो खेती होती है, अच्छी पैदावार होती है, कीड़े और मकोड़े से सुरक्षा और समाज की समृद्धि के लिए पारंपरिक देवताओं की इस तरह से पूजा की जाती है। पारंपरिक देवताओं की इस तरह से पूजा की जाती है, तो इसको याद रखना है। और इस तरह से डांस किया जाता है, यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है। प्रमुख आकर्षण की बात करें तो पारंपरिक अपताने लोक नृत्य। ये जो नृत्य दिख रहा है, कौन सा नृत्य है? अपताने लोक नृत्य है। इसको भी याद रखें कि अपताने लोक नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, बांस की अपताने लोक नृत्य पारंपरिक बांस के खेल और स्थानीय रूप से तैयार चावल की वाइन, जैसे ओप्पा कहा जाता है, का वितरण किया जाता है। चावल से जो वाइन बनाई जाती है उसको ओप्पो कहा जाता है। ओप्पो कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अरुणाचल प्रदेश के अन्य जो प्रमुख जो त्योहार हैं, ठीक है, उनके बारे में। लोसार, लोसार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलुंग मनाया जाता है। तवांग उत्सव मनाया जाता है और मेपिन उत्सव मनाया जाता है। लोसार की बात करें तो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति द्वारा, ठीक है, मनाया जाने वाला नव वर्ष त्योहार है। नव वर्ष के अवसर पर लोसार जो त्योहार है नव वर्ष के अवसर पर मनाया जाता है। कौन सी जनजाति मनाती है? तो मोनपा जनजाति मनाती है। मोनपा अरुणाचल प्रदेश की। ये मुख्य रूप से तवांग, पश्चिमी कामेंग, ऊपरी अरुणाचल प्रदेश
के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस त्योहार में पारंपरिक नृत्य, गीत और विशेष व्यंजन शामिल होते हैं। सोलुंग की बात करें तो आदि जनजाति का मुख्य कृषि उत्सव है। सोलुंग जो है आदि जनजाति का मुख्य कृषि उत्सव है। यह त्योहार फसल की बुवाई से पहले सामुदायिक एकता, शांति, समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसे सोलुंग गिडो नामक विशेष नृत्य अनुष्ठान किए जाते हैं। ठीक है, तवांग उत्सव की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इसका आयोजन मुख्य रूप से तवांग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और साहसिक गतिविधियां शामिल होती हैं। गोलो जनजाति द्वारा अच्छी फसल और समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला ये त्योहार है मोपिन। ठीक है, मोपिन जो त्योहार है गोलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अच्छी फसल मतलब फसल अच्छी हो और समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला जो त्योहार है, यह त्योहार परिवार की खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए सामूहिक प्रार्थनाओं के साथ मनाया जाता है। इसमें पारंपरिक नृत्य किया जाता है, लोक और सामुदायिक भोज का आयोजन होता है। इसे याद रखें। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लोसार, सोलोंग, तवांग उत्सव, मोपिन उत्सव और साथ साथ में ये डी फेस्टिवल को याद रखें। ठीक है, डी फेस्टिवल की बात करें तो कहाँ मनाया जाता है? जीरो घाटी में। जनजाति कौन सी है? अपतानी है। इतना याद रखें। और चावल से जो वाइन बनाई जाती है इसको ओप्पो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। बिहार के मुंगेर में मिला दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़। बिहार का जो मुंगेर है वहां पर दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़, ये देखिए विजुअल में यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, ये दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ है। ठीक है, इसकी खोज की बात करें आगे, सटीक स्थान ऐतिहासिक वट वृक्ष बिहार मुंगेर में स्थित इंडियन टोबैको कंपनी परिसर में बूरा बूरा बंगलो क्षेत्र में खड़ा है। मतलब कहाँ पर इसकी लोकेशन है? तो इंडियन टोबैको कंपनी के परिसर में है। बिहार में एक जगह है, वहाँ पर इंडियन टोबैको कंपनी का परिसर है, बूरा बंगलो के नाम से जाना जाता है। यहाँ बूरा बंगलो यहाँ पर है। आयु की बात करें तो इसकी परिशुद्धता वैज्ञानिक जांच के अनुसार इसकी न्यूनतम आयु लगभग 700 वर्ष अनुमानित की गई है। यानी कि 14वीं शताब्दी यानी कि 1342 ईस्वी का ये पौधा है। 1342 ईस्वी में ये पौधा लगा होगा और अब जाके 700 वर्ष इसके कंप्लीट हुए हैं। खोज संस्थान की बात करें इसमें तो यह ऐतिहासिक खोज लखनऊ स्थित बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर रीना बोस के नेतृत्व वाली टीम द्वारा की गई हैं। तकनीक की बात करें तो यहाँ पर जो तकनीक इस्तेमाल हुई है, बरगद जैसे एक उष्णकटिबंधीय पेड़ों में स्पष्ट वार्षिक वर्दी वलय नहीं बनते हैं, इसलिए इसकी आयु का पता लगाने के लिए लकड़ी के नमूने से प्राप्त अल्फा सेल्यूलोज की रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। शोध प्रकाशन की बात करें तो इस खोज के निष्कर्ष जुलाई 2026 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल क्वाटरनरी रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। कहाँ प्रकाशित हुआ है? क्वाटरनरी जो रिसर्च होता है, यह खोज ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह खोज साबित करती है यह पेड़ वहाँ स्थित है जहाँ ब्रिटिश काल में बूरा बंगलो, ब्रिटिश काल में मतलब ब्रिटिश काल से ही बूरा बंगलो यहाँ पर ये दिख रहा है। बूरा बंगलो ये ब्रिटिश काल से है। ठीक है, सदियों पुराना है। संभवतः उस प्राचीन प्राकृतिक जंगल का हिस्सा कभी इस क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट बात करें, विश्व कस्वाहिली भाषा दिवस। विश्व कस्वाहिली भाषा दिवस के बारे में बात करेंगे। ये कब मनाया गया है? 7 जुलाई को मनाया गया है। विश्व कस्वाहिली भाषा दिवस हर साल 7 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी अफ्रीकी भाषा के लिए घोषित किया जाने वाला यह पहला और एकमात्र विशेष दिवस है। कस्वाहिली जो भाषा है कहाँ की है? अफ्रीकी भाषा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये घोषित किया गया है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला और एकमात्र विशेष दिवस है इस तरह का भाषा पर। घोषणा यूनेस्को ने साल 2021 में अपने 41वें सत्र के दौरान 7 जुलाई को इस दिवस को रूप में मनाने की घोषणा की थी। मतलब संयुक्त जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने 2021 में 41वां जो सत्र हुआ था उस दौरान 7 तारीख यानी कि 7 जुलाई को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यानी कि 2021 से मनाते आ रहे हैं। इसका जो पहला आयोजन आधिकारिक रूप से पहली बार 7 जुलाई 2022 को मनाया गया था। ठीक है, 7 जुलाई ही क्यों हो? 7 जुलाई की बात की गई है। 7 जुलाई 1954 को तंजानिया के पहले राष्ट्रपति जूलियस नेरे ने
तंजानिया अफ्रीकन नेशनल यूनियन के तहत संघर्ष के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए किस्वाहिली भाषा को एक एकीकृत भाषा के रूप में अपनाया था। किसने अपनाया था? तंजानिया अफ्री अफ्रीकन नेशनल यूनियन के तहत, ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तंजानिया के जूलियर नेरे। भाषा का महत्व बात करें तो कवासाहिली या स्वाहिली भी बोलते हैं, जो उप सहारा अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। ये दुनिया की शीर्ष 10 से अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल हैं। बोलने वाले देश कौन कौन से हैं? इसमें मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य अफ्रीकी देश जैसे कि तंजानिया में बोली जाती है, केन्या में बोली जाती है, युगांडा में बोली जाती है, रवांडा में बोली जाती है, बुरुंडी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा की बात करें तो यह अफ्रीका संघ, अफ्रीकन यूनियन और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय की आधिकारिक कामकाजी भाषाओं में से भी एक है। नेक्स्ट बात करें हम भारतीय पर्यटन को डिजिटल शक्ति, ग्लोबल पहचान की नई दिशा के बारे में बात करेंगे। भारतीय पर्यटन को डिजिटल शक्ति मिली है, ग्लोबल पहचान की एक नई दिशा मिली है। पर्यटन मंत्रालय और गूगल इंडिया के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। साझेदारी का नाम देखो अपना देश डिजिटल अभियान के तहत रणनीतिक तकनीकी साझेदारी हुई है। मुख्य उद्देश्य जो भारत के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों यानी कि सांस्कृतिक विरासतों और आध्यात्मिक केंद्रों को गूगल मैप और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर और यूट्यूब के माध्यम से वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना है कि भारत के जो कम प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं, सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं, गूगल मैप्स के जरिए, गूगल आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना है। इमर्सिव टेक्नोलॉजी प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में 3D वर्चुअल टूर, ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस और एआई आधारित वॉइस गाइड विकसित किए जाएंगे, ठीक है। इसमें गूगल द्वारा वॉइस गाइड विकसित करने की बात की है। स्थानीय भाषाएं जो हैं, स्थानीय जो समाज है, वो गूगल ग्रामीण और होम स्टेट संचालकों को डिजिटल मैपिंग, ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण भी देगा। लक्षित अभियान के बारे में बात हुई है। इसके तहत अतुल्य भारत ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए एआई संचालित डिजिटल विज्ञापन अभियान चलाए जाएंगे। तो याद रखें, भारतीय पर्यटन डिजिटल शक्ति, ग्लोबल पहचान की नई दिशा, मतलब यह है कि पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के बीच में महत्वपूर्ण समझौता हुआ है और इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, इसका उद्देश्य याद रखना है कि जो कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, सांस्कृतिक विरासत हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं, तो उसको गूगल के द्वारा, गूगल मैप पर, गूगल आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वैश्विक स्तर पर इसको प्रदर्शित करना है, जिससे क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। हम देखें तो यह था हमारा 8 जुलाई 2026 का करंट, ठीक है। यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे इंडिया के कौन से ही एग्जाम हो, यूपीएससी प्री, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और साथ ही स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम हैं, साथ ही वनडे एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह क्लास अच्छी लगे आपको, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।